हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 18 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है न्यूजीलैंड से संबंधित न्यूज़ है। यहाँ पर न्यूजीलैंड की PM दोबारा से बन गई है, इनका नाम है जेसिंडा। तो ये न्यूज़ है, यहाँ पे न्यूजीलैंड की PM दोबारा बन गई है जेसिंडा अर्डन। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, आप याद रखिएगा जेसिंडा के नाम से, जो कि न्यूजीलैंड की अभी नई PM बन गई है, दोबारा से बन गई है अभी। ये लेबर पार्टी से चुनी गई है ये PM न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम है वेलिंगटन। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है। और यहाँ पर हम देखेंगे ब्रास जल संधि और कुक जल संधि, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है कई बार। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका मैप। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड संबंधी। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा एक महाद्वीप है। टोटल 7 महाद्वीप हैं। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अब जो मैं आपको बताया था कुक जल संधि, तो कुक जल संधि इन दोनों के बीच में है, यानी उत्तरी और दक्षिणी जो आइलैंड है न्यूजीलैंड के, उनके बीच में कुक जल संधि। जल संधि जल को जोड़ने का काम करती है और जो जमीनी एरिया होता है उसको अलग करने का काम करती है। ये आपको पता होना चाहिए, जल संधि यानी कि संधि करना जल की। आप इससे आप याद रखिएगा। ये हो गई आपकी कुक जल संधि। और ब्रास जल संधि यहाँ पर है आपकी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है ब्रास जल संधि। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तस्मानिया सी है, तस्मान सी जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, तो ये बेसिक एक आइडिया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों ही जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तस्मान सी के बारे में पूछा सकता है, तो आप देख लीजिएगा इसे एक बार और। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये क्या बात की जा रही है, हल्दीराम का नाम सुना होगा, नमकीन में बहुत ही फेमस है हल्दीराम। तो हल्दीराम का एक सर्वर है, उस पर साइबर अटैक हुआ है। वो साइबर अटैक कैसे हुआ है कि रैनसमवेयर, आपने सुना होगा पहले भी रैनसमवेयर का कई बार नाम सुन चुके हैं आप। तो रैनसमवेयर अटैक हुआ है, ये जो साइबर अटैक इसमें किया गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रैनसमवेयर का संबंध किससे है, तो ये कंप्यूटर की मतलब जो इंटरनेट की दुनिया है वहाँ पर इस प्रकार के अटैक किए जाते हैं, इस प्रकार से वायरस क्रिएट किए जाते हैं जिससे कि दूसरे जो सिस्टम है उनको प्रभावित किया जाता है। तो रैनसमवेयर उनमें से एक है, तो इसका संबंध आपको पता होना चाहिए। ये नुकसान कर देता है आपकी फाइलों को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को, तो ये इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये है सबरीमाला टेम्पल। बहुत ही खास टेम्पल है ये, इसके संबंध में कई चर्चाएं चल चुकी हैं, कई न्यूज़ चल चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट संबंधी। तो यहाँ पर अभी जयराजन सबरीमाला के मुख्य पुजारी चुन लिए गए हैं, ये इसमें न्यूज़ आई है। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे। तो सबरीमाला मंदिर सबसे पहले पता होना चाहिए केरल के अंदर स्थित है ये, और ये विवाद में क्या होता है कि महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद में रहा है सबरीमाला टेम्पल। अब विवाद क्या था कि 10 से 50 उम्र की जो महिलाएं होती थी उसमें इनको प्रवेश के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं थी, स्पेशली महिलाएं, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। उनका ये मानना था कि ये प्योर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्टिलिटी वाली जो चीज़ चलती है महिलाओं के अंदर वो 10 से 50 की उम्र में चलती है। तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि ये प्योर नहीं है, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। उसके बाद एक केस निकल के आता है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 में। इसको सबरीमाला वाद के नाम से भी जानते हैं, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस केस में कोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये केस जो ये इन्होंने प्रवेश देने से प्रतिबंध लगा दिया था, इसको इन्होंने फिर से रीस्टार्ट कर दिया कि नहीं आप इस प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, ये महिलाओं का अधिकार का हनन है। अनुच्छेद 25 और 15 का हनन है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, सभी को समानता है, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, किसी जाति से हो, किसी वंश से हो, किसी क्षेत्र से हो, तो सबको समानता है अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 25 में आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। तो यहाँ बताया गया कि किस प्रकार से अनुच्छेद 25 और 15 का हनन था। ये 10 से 50 उम्र की महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया ना। इवन लिंग भेद के अलावा आप ये देखिए कि महिलाओं का ही, भाई लिंग भेद तो महिला और पुरुष के बीच होता है, लेकिन महिलाओं के ही सेक्टर में आप महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि महिलाएं हैं, उनमें से 10 से 50 के बीच की जो महिलाएं, उनको ही आप प्रवेश नहीं दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है महिलाओं को लेकर के। तो ये जो एरिया ये वेस्टर्न घाट में स्थित है, केरला में, आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये टेम्पल जो है लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, जो कि एक ब्रह्मचारी थे। तो ये इनका मानना था कि ये जो प्योर नहीं है, 10 से 50 उम्र की जो महिला है, तो इनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आप पूछ सकते हैं कभी एग्जाम के अंदर।
पेज नंबर में बात की जा रही है, ये मैं आपको कल भी बात किया था मैं एयर बबल कार्यक्रम के बारे में कि 17 देशों के लिए हम हवाई सेवा शुरू करने वाले हैं अस्थायी रूप से। तो यहाँ पर ये न्यूज़ भी कवर की गई है। तो ब्रिटेन के लिए ये अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने वाले हैं और वंदे भारत मिशन में बताया था आपको कोविड-19 के दौरान इस मिशन को चालू किया गया था ताकि जो भारत के लोग बाहर फंसे हुए उनको भारत लाया जा सके। तो ये दोनों ही मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब कि जो फ्लाइट वाले सेक्टर जो हमारा इंडस्ट्री है जो एयरलाइंस वाला, तो वहाँ पर एयर बबल कार्यक्रम वंदे भारत मिशन आप याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व में MT4 का मतलब है मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, MT का मतलब मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए। तो MT4 की जांच की गई है, इसमें एंटीबॉडी मिली है। एंटीबॉडी कौन सी मिली है? इसका नाम है कैनाइन डिस्टेंपर। कैनाइन डिस्टेंपर यह वायरल बीमारी होती है जो कि मैमल्स में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इस बीमारी से अभी बता रहे हैं कि जो मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व में कुछ 2-3 बाघ पहले मर चुके हैं, उनकी मौत भी इसी कारण से हुई है, ऐसा अंदेशा है उनका। इसकी वजह से एशियाटिक लॉयन की मौत भी हो चुकी है कैनाइन डिस्टेंपर की वजह से। तो खतरनाक है ये वायरल बीमारी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था इस समय। तो इसकी जब जांच की गई है तो यहाँ पे MT4 में एंटीबॉडीज मिली हैं। इसके कारण ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो पहले बाघ मरे हैं मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व में, उन पे भी कैनाइन डिस्टेंपर का प्रभाव पड़ा हो, उसके कारण उनकी जान गई है। तो मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तीसरा नेशनल पार्क भी है ये राजस्थान के अंदर। 2 कौन से हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है फतेह सागर लेक की। इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के अंदर झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, तो वहाँ से एक न्यूज़ कवर की गई है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। इसमें 3 आइलैंड है। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कब कराया था, ईयर बताइए। महाराणा फतेह सिंह जी ने फतेह सागर झील का निर्माण किस साल में कराया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें 3 आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड है नेहरू पार्क जिसको कि टूरिस्ट भी लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 आइलैंड है इसके अंदर। आइलैंड का मतलब ऐसे छोटे छोटे टापू टाइप होते हैं, ये आप देख सकते हैं पिक्चर इसका, ये एक आइलैंड है यहाँ पर। दूसरा है यहाँ पे एक आइलैंड पर सोलर ऑब्जर्वेटरी बना हुआ है। सोलर ऑब्जर्वेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। तो ये जो आइलैंड है, मतलब 3 आइलैंड है, उनमें से एक पर सबसे बड़े पे तो नेहरू पार्क है, एक आइलैंड है उस पर सोलर ऑब्जर्वेटरी लगा हुआ है फतेह सागर झील के अंदर। अब आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राजस्थान में सोलर ऑब्जर्वेटरी केवल फतेह सागर झील उदयपुर में ही है या इसके अलावा कहीं और भी सोलर ऑब्जर्वेटरी है राजस्थान के अंदर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संबंध में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा, पूरी आप ध्यान से देखिएगा इस न्यूज़ को। तो यहाँ पर अभी ये इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक 2020 में 94 रही है 107 देशों में से, यानी कि 107 देशों में से भारत की जो रैंक रही है वो 94 रही है। और बताया ऐसा जा रहा है कि पड़ोसी देशों से भी हमारी खराब रैंक है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे भी खराब स्थिति है भारत की। तो ये बहुत ही एक दर्दनीय चीज़ है भारत के लिए कि हम इतने मतलब ग्रोथ अपनी दिखा रहे हैं दुनिया के अंदर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हुए, लेकिन जब हंगर इंडेक्स की जब बात आती है तो वहाँ पे हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो ये दर्शाती है चीज़ों को। आपको पता होगा कोविड-19 के दौरान बहुत ही बुरी स्थिति रही थी हंगर को लेकर के। और अभी मैं आपको बता दूँ 2 ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं इस दौरान हंगर को लेकर के। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको कि अभी 2020 का जो शांति का नोबेल है वो WFP को मिला है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। इसके अलावा FAO भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है FAO ऑर्गेनाइजेशन भी। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही हैं इस दौरान। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्टर हंगर लाइफ, इन दोनों के द्वारा मिलकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। 2015 से स्टार्ट है, 2006 से स्टार्ट है और प्रतिवर्ष ये जारी किया जा रहा है। तो इस बार की ये 15वीं रिपोर्ट है। इसके अलावा इसके जो पॉइंट होते हैं 0 से लेके और 100 के बीच में स्केल पॉइंट दिए गए हैं। 0 का मतलब है सबसे बढ़िया स्थिति है और 100 का मतलब है वर्स्ट स्थिति है हंगर को लेकर के। किसी भी कंट्री में यदि किसी को 100 पॉइंट मिले हैं किसी कंट्री को, तो वहाँ पर हंगर को लेकर के सबसे बुरी स्थिति है। और 0 का मतलब है सबसे बेस्ट स्थिति है हंगर को लेकर, 0 हंगर है मतलब वहाँ पर। तो 4 पैरामीटर ये लोग लेते हैं। क्या पैरामीटर लेते हैं इसको मापने के लिए? पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट क्या होता है कि पर्याप्त कैलोरी का ना मिलना, तो ये एक पैरामीटर है जिसके आधार पर ये इंडेक्स जारी करते हैं। दूसरा है चाइल्ड वास्टिंग, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है?
लंबाई की तुलना में वजन का कम होना। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है, किसी की लंबाई तो ज़्यादा हो गई है लेकिन उसका वजन कम है, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। इसके आधार पर भी ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया जाता है। तीसरा है यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है, लंबाई कम होना उम्र की तुलना में। यदि आपकी उम्र 30 साल है लेकिन लंबाई आपकी बहुत ही कम है, ऐसे लगते हो आप 10 साल के बच्चे हो, तो ये इसमें बताया जाता है, ये भी एक तुलना की जाती है इसमें। चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी 5 साल से नीचे के कितने बच्चों की मौतें हो रही हैं। तो ये 4 आधार हैं जिनके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है। देख लेते हैं कुछ और चीज़ें आगे हम। ये आप देख सकते हैं 2020 का जो रिपोर्ट इन्होंने जारी की है, ये आप देखिए, ये 4 कलर से इन्होंने कोड किया हुआ है कैसी स्थिति है। तो सबसे लो जो है ये ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, रशिया और ये सारे डेवलप जो कंट्री हैं। यहाँ देखिए साउथ अमेरिका वाला पार्ट बड़ा अच्छा है, यहाँ पे मैक्सिको वाला पार्ट देख सकते हैं आप, इजिप्ट देख सकते हैं आप, ये बड़े ही अच्छे हैं। यहाँ पे ईरान इराक वाले सारे के सारे रीजन है, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गई यहाँ पे। ये जो पार्ट है इन्होंने कवर नहीं किया है इसके अंदर, ये सफिशिएंट डेटा नहीं है। इसे उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, तो इसको इन्होंने कवर नहीं किया है, केवल यहाँ पर इन्होंने कुछ ही कंट्रीज़ को लिया हुआ है। ये आप मॉडरेट वाला पार्ट देख सकते हैं, मॉडरेट वाला पार्ट यहाँ पे हो जाता है, साउथ अफ्रीका वाला पार्ट ये सारा का सारा आ जाता है। सीरियस पार्ट जो है ये आप देखिए भारत इसी में आता है, सीरियस पार्ट में। सबसे ज़्यादा सीरियस पार्ट कहाँ है, अफ्रीका वाला ये पार्ट हो गया, ये सारे के सारे अफ्रीकन कंट्रीज हो जाते हैं सीरियस पार्ट में, प्लस भारत हो गया, पाकिस्तान, भूटान, ये सारे के सारे सीरियस वाले एरियाज में आते हैं हंगर को लेकर के। यहाँ आप देख सकते हैं म्यांमार वाला पार्ट हो गया, ये सारे के सारे। तो इस प्रकार से ये है। अलार्मिंग कंडीशन कहाँ पे है, अलार्मिंग कंडीशन है आपकी ये अफ्रीका वाले रीजन में। यहाँ पे देखिए सेंट्रल अफ्रीका वाला रीजन है, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो जाता है, डिजिबोटी वगैरह जो कंट्रीज है, इरिट्रिया, ये आपका मेडागास्कर वाला पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति है, अलार्मिंग कंडीशन है, ये इस मैप के थ्रू दर्शाया गया है। तो आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया मिलेगा इससे। अब हंगर को लेकर के भारत में कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं, छोटी सी एक बार एक ग्लैंस मार लेते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। पहला है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ईट राइट इंडिया मूवमेंट फसाई के द्वारा चालू किया गया है। फसाई क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो आप मतलब अच्छा खाइए, उसको लेकर के ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कि आप सही खाना खाइए, पता होना चाहिए किसने स्टार्ट किया है। दूसरा है पोषण अभियान। पोषण अभियान लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2018 में। इसका क्या टारगेट था, इसको रिड्यूस करना है स्टंटिंग में। आपको बता चुका हूँ क्या होता है स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन की कमी ना रहे बच्चों में और एनीमिया की शिकायत ना रहे। तो इसके ये 3 चीज़ें हैं, पोषण अभियान के तहत ये स्टार्ट की गई थी। फिर है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो ये क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या है कि कुछ शेयर केंद्र का है और कुछ इसमें भाग है राज्य सरकार का। तो इसके लिए मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। ये किस लिए स्टार्ट किया गया है, मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए, मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम चालू की है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। ये क्या है, मतलब कि फूड को एनरिचमेंट करना, एनरिचमेंट फूड, एनरिच फूड मतलब जिसमें न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर विटामिन हो, ऐसा फूड मिले। तो इसके लिए ये योजना है फूड फोर्टिफिकेशन योजना। तो यहाँ पे की विटामिन और मिनरल्स की बात की गई है इस योजना के तहत। ये सारे के सारे देख सकते हैं, आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, डी। तो ये न्यूट्रिशनल कंटेंट की बात करता है फूड फोर्टिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा है एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू किया गया था। तकरीबन 80 करोड़ लोग इस एक्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया काम किया है इसने कोविड-19 के दौरान। आपको पता होगा इसमें आपको 3 रुपये किलो चावल मिलते हैं, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, 1 रुपये किलो मोटा अनाज मिलता है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है ये, इसने काफ़ी मतलब लोगों को सपोर्ट किया है एनएफएसए। कोविड-19 के दौरान बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही, तो पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। फिर है इसके बाद मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना में क्या किया जाता है, इसमें वैक्सीन पर ध्यान दिया जाता है। जो चिल्ड्रन जो होते हैं 2 साल से नीचे के, उनको वैक्सीनेशन देना, यानी कि ये है 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है वीपीडी, तो यहाँ पर दी जाती है मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत। तो ये योजना भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आईसीडीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। आईसीडीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, अनुच्छेद 45 का भाग भी आप बोल सकते हो। ये योजना 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च की गई थी। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती बताया, गांधी जी जयंती होती है उस दिन। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राजस्थान के किस शहर से ये योजना स्टार्ट की गई थी, आईसीडीएस स्कीम। इसमें क्या क्या कवर किया जाता है, इसमें 6 सर्विसेज कवर की गई हैं इसमें। अब वो क्या क्या हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, और यहाँ पर फिर आपकी ये नॉर्मल एजुकेशन, नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन,
न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज, ये सब लिया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे 0 से 6 उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको लिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जो दूध पिलाती हुई मदर है उनको लिया जाता है। तो ये कैटेगरी इसके अंदर ली जाती है। तो इंपॉर्टेंट है ये ICT स्कीम, पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाती है सारी की सारी चीज़ों को लेकर। और आर्टिकल 45 से संबंधित है भारतीय संविधान की। ये आप देख सकते हैं जो हम बात कर रहे हैं जीरो हंगर की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि UN के गोल सेट किए हुए हैं 2015 से लेकर 2030 तक का 15 साल का इनका टाइम पीरियड है। ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 17 गोल हैं और 169 इनके सब गोल्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब जीरो हंगर जो बात कर रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया है 2020 में। तो जीरो हंगर इंडेक्स के तहत जीरो हंगर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक टारगेट है। 17 गोलों में से दूसरा टारगेट है ये इसका कि इसको अचीव करना है। लोगों को जीरो हंगर होना चाहिए, मतलब लोग भूख से नहीं मरे, लोगों के पर्याप्त खाना होना चाहिए उनके पास। तो ये इसमें टारगेट है दूसरा। तो आपको कैसे याद रखने हैं, सबसे पहले आपको मिटानी है गरीबी यानी कि नो पॉवर्टी, पहला टारगेट। तो पॉवर्टी नहीं रहेगी तो कोई हंगर, भूखा भी नहीं रहेगा, तो जीरो हंगर होगी। जब भूखा नहीं रहेगा तो उसकी स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो अच्छी एजुकेशन लेगा यानी कि बढ़िया पढ़ाई करेगा तो उसका दिमाग विकसित हो जाएगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचेगा समझेगा। उससे क्या होगी, जो जेंडर की इक्वलिटी है, अभी तक जो है इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, उसको इक्वलाइज करने के लिए इक्वलिटी लाएगा। लोगों में समझ विकसित होगी कि मतलब स्त्री पुरुष क्या होता है, मतलब सब समान है, तो ये जेंडर इक्वलिटी आएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सीरीज में याद रहेंगे, ये सारे के सारे कम से कम 5 पॉइंट तो आपको याद हो ही जाएंगे कि आप इस प्रकार से इनको सीरीज में याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई आंसर करते हैं सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पे क्वेश्चन पेपर में, तो आप इस प्रकार से ये पॉइंट भी डाल सकते हैं SDG गोल्स के। आप क्लियरली पॉइंट नंबर 1 उठा करके कि इस पॉइंट में ये बोला गया है, तो आप वहाँ पर डालेंगे, कोट करेंगे, तो आपका आंसर बहुत ही शानदार होगा, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पेज नंबर 8 में बात की जा रही है, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक्चुअली। यहाँ पर एक ये व्यक्ति हैं चित्रसेन साहू, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं चित्रसेन साहू। इनके पैर कट गए लेकिन कृत्रिम पैरों के सहारे इन्होंने फतेह किया है अफ्रीका का किलिमंजारो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है ये। किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है, ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई पर है। और अब इनकी तैयारी है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की। कृत्रिम पैरों के सहारे ऐसा कुछ कर दिया है, लोगों तो पैर होते हुए भी नहीं कर पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके पास मोटिवेशन है, सही है, मतलब आपके पास मोटिवेशन और पॉजिटिव वे में आप प्रयास करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो आप इसी प्रकार से जो भी टास्क करते हो जीवन के अंदर, यदि आप पॉजिटिव होकर करते हो और सही तरीके से करते हो, आप पूरे मोटिवेटेड रहते हो हमेशा आप, तो आप जरूर सफलता पाएंगे। हो सकता है फेलियर आए स्टार्टिंग में, लेकिन सफलता अंततः आपको जरूर मिलेगी यदि आप कंटिन्यू रूप से लगे रहते हो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट यहाँ पे, राइट। अब है यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ किलिमंजारो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, तंजानिया बता रहे हैं यहाँ पे ये कि तो किलिमंजारो पर्वत इन्होंने फतेह कर लिया। उसके बाद सीधे जा रहे हैं ये 8,848 मीटर की हाइट पर। तो यहाँ पर जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा पर्वत है दुनिया के अंदर। 8,848 मीटर का मतलब है तकरीबन 9 किलोमीटर ऊपर, राइट। ये तकरीबन 6 किलोमीटर ऊपर जा चुके हैं, इसको फतेह कर चुके हैं। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि एटमॉस्फेयर में जब हम ऊपर जाते हैं तो कुछ लेयर्स बताई गई हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि सबसे पहली लेयर जब हम अर्थ से जाते हैं ऊपर तो वो कौन सी पड़ती है, स्ट्रेटोस्फेयर है या ट्रोपोस्फेयर है, और उसकी हाइट कितनी है, कितने किलोमीटर में फैली है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को। ये है प्रश्न। पेज नंबर 8 पे एक और न्यूज है, ये बात की जा रही है कुर्द समुदाय की। तो यहाँ पर ये कुर्द समुदाय की बात की गई है। कुर्द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिस फूंक दिया, इराक की बात है ये, इराक की राजधानी बगदाद में। तो यहाँ पे कुर्द समुदाय जो है वो तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया में मिलता है। ये समुदाय कुछ एरियाज में है ये कुर्द समुदाय। तो ये आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कंट्रीज। तो ये कुर्द समुदाय ने अमेरिका की सीरिया में काफ़ी मदद की थी, सीरिया में शांति लाने के लिए अमेरिका की बहुत मदद की है इस कुर्द समुदाय ने। अब ये कुर्द समुदाय क्या डिमांड करता है ये देखिए आप। ये पार्ट हो गया तुर्की का, यहाँ पर सीरिया जैसे मदद की थी कुर्द समुदाय ने अमेरिका की, यहाँ पर इराक है, ये ईरान है। तो कुर्द समुदाय ये छोटी छोटी एरियाज में फैला हुआ है। सबसे बड़ा पार्ट तुर्की के अंदर है, यहाँ पे कुछ एरिया सीरिया के अंदर है, कुछ एरिया इराक के अंदर है, कुछ एरिया ईरान के अंदर है। अब ये क्या चाह रहे हैं कि हम कुर्दिस्तान अलग से एक अपना कंट्री बनाएं, ये इनकी डिमांड चल रही है कुर्दिस्तान बनाने की। तो इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कुर्द जो लोग हैं उनका संबंध कहाँ से है, तो आप याद रखिएगा ये चारों कंट्रीज हैं
तो आप ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर देंगे वहाँ पे अपना। तो कुर्दिस्तान इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकी डिमांड चलती है कि आपसे अपना अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तुर्की के अंदर काफ़ी सारा भाग चला जाएगा इनका, सॉरी। तो ये सारी की सारी घटनाक्रम चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं कैस्पियन सी है यहाँ पे ईरान के ऊपर, और ये मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे। ये लगता है यहाँ से ये लेबनान हो जाता है, इजराइल हो जाता है, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। तो तुर्की के ऊपर ब्लैक सी आप देख सकते हैं ये ऊपर। तो ये पता होना चाहिए कुर्दिस्तान के बारे में आपको, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।